डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो है इंग्लिश का मॉडल सेट्स जारी किया जा चुका है। सारे सब्जेक्ट के जारी किए जा चुके हैं और इनके सॉल्यूशंस हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो टर्म वन का जो 2022-23 का आपका 15 सितंबर से जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और इन सभी के सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल कराए जाएँ इस जा रहे हैं इस चैनल पे। आप इनको सभी को देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको विद सॉल्यूशन, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। तो चलिए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में आपको बताया गया है कि जो सांप होते हैं या फिर चूहे होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के जहरीले कीड़े होते हैं, वो किस तरह से अपने शिकार को करते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं, किस तरह से वो जहर का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये आपको यही बता रहा है कि कैसे कैसे जो जानवर हैं वो शिकार करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे जानवर हैं, जिसमें आपके रेसल वाइपर्स हैं। रेसल वाइपर्स जो हैं अलग तरह के सांप होते हैं। रैट्स होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं, वो अलग तरीके से जो है हमला करते हैं। तो इसी पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो इस पैसेज के थ्रू ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगी आपको क्वेश्चन पेपर की, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। सारे मॉडल पेपर्स की लिंक मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सब कुछ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आप जो पैसेज देख रहे हैं, यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट है, फिर 7 नंबर है, फिर ये 8 नंबर पॉइंट है आप देख रहे हैं, और ये आपका पैसेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके हम सॉल्यूशंस इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, रेसल वाइपर एंड रेड स्नेक हैव डिफरेंट मेथड टू अटैक प्रे, हाउ। तो इसमें पूछा गया है कि रेसल वाइपर और रेड स्नेक जो है, इनके पास शिकार पर हमला करने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे। ये जो प्रे होता है इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। तो रसल वाइपर्स इंजेक्ट्स पॉइजन, वेयर एज रेड स्नैक कैचेज एंड पुशेस देयर प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, रसल वाइपर्स जो है ये पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं अपने शिकारी में, जहां और उसकी जगह बजाय जो रेड स्नैक्स होते हैं वो कैच करते हैं और उसको धकेल देते हैं नीचे ग्राउंड पे, और इस तरह से ये शिकार करते हैं, ये इंजेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि ये कोई जहर देने का काम नहीं करते, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। उसके अलावा जो दूसरा आपका पार्ट है, इसमें पूछा गया है हाउ डज सैंड बोआ किल्स इट्स प्रे। अब सैंड बोआ जो है ये कैसे अपने शिकार को मारता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सैंड बोआ प्रोड्यूसेस सिक्रीशंस पर्टिकुलरली पॉइजनस टू बर्ड्स। तो जो आपका सैंड बोआ है विशेष रूप से जहरीला पदार्थ स्त्राव करता है जो पक्षियों के लिए काफ़ी जहरीला है, ठीक है। इट क्रशेस इट्स प्रे, ये अपने शिकार को बिल्कुल निचोड़ देता है। एंड इंजेक्ट पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप, पहले बहुत बुरी तरह से कुचल देता है और उसके बाद में एक मतलब चांस नहीं लेता रिस्क के रूप में, और सीधा का सीधा उसके अंदर जहर जो है इंजेक्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर जहर डाल देता है, चाहे वो डंक मार के डाले। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट मेक्स मंगूज ए स्नैक प्रेडेटर। तो मंगूज जो होते हैं यानी कि नेवला जो है, ये सांप का शिकारी कैसे बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मंगूज नेवले को बोलते हैं, ठीक है, और प्रेडेटर होता है शिकारी। मंगूज आर हाईली रेजिस्टेंस टू कोबरा पॉइजन। तो जो नेवले होते हैं ना, ये कोबरे के जहर के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इनका कोबरे का जहर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। एंड विद देयर स्पीड, और उनकी जो गति होती है, एंड एगिलिटी, दे किल स्नेक्स फियरलेसली, मेक देम ए गुड स्नेक प्रीडेटर। वे अपनी गति और चपलता यानी कि चतुरता के साथ सांपों को निडरता से मारते हैं, जिससे वे अच्छे सांप शिकारी बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें चूज द ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ओवर पावरिंग डैश इज ए चैलेंज फॉर क्रिएचर दैट डू नॉट हैव लिम्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि मतलब ओवर पावरिंग मतलब कि ज़बरदस्ती हो गई। ज़बरदस्ती जो है इज़ अ चैलेंज फॉर क्रिएचर दैट डू नॉट हैव लिम्स। लिम्स मतलब जिनके अंग नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, तो ओवर पावरिंग प्रे इज़ ए चैलेंज, यानी कि ओवर पावरिंग यानी कि बहुत अत्यधिक ज़बरदस्त शिकार जो है इनके लिए क्या है, एक चुनौती बन जाती है, ठीक है। तो ये ओवर पावरिंग इज़ अ चैलेंज फॉर क्रिएचर दैट डू नॉट हैव लिम्स। तो इनके लिए चुनौती कौन है, कौन कौन है, शिकार जो है ये इनके लिए चुनौती बन जाते हैं। जिसके पास ओवर पावर होती है वो शिकार
ऐसे क्रिएचर्स के लिए चैलेंज बन जाते हैं जिनके पास में अंग नहीं है, या चुनौती बन जाते हैं जिनके अंग नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये प्रे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है पॉइजन मीट। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि मतलब ये जहर का मांस जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सॉफ्टनेस, यानी कि नरम होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलिफोर्नियन स्क्वेरल्स आर रेटल स्नेक पॉइजन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो कैलिफोर्निया स्क्वेरल्स जो हैं रजिस्ट टू होते हैं, ठीक है, ये रजिस्ट होते हैं, रजिस्ट टू रेटल स्नेक पॉइजन, विरोधी प्रतिरोधी होते हैं सीधे सीधे। कैलिफोर्निया की गिलहरियां रेटल स्नेक के जहर के प्रतिरोधी होती हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टूल आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट। पैसेज में सारे के सारे ये आंसर्स है। मैंने जैसे बताया आपको, इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप सीधे सीधे वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं सारे पेपर्स जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। सारे मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने जारी किए हैं सब उसी लिंक से, एक लिंक के खोलते ही आप सीधे वेबसाइट पे पहुँचेंगे और वहाँ से जो आपको सब्जेक्ट चाहिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है ये देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज अनदर। अनदर मतलब कोई दूसरा। तो ये कौन से पैराग्राफ से, आपको एक पैराग्राफ में मिलेगा इसका आंसर। तो अनदर मतलब अल्टरनेटिव, दूसरा। और हम बोलते हैं ना कोई अल्टरनेटिव है क्या, दूसरा रास्ता है क्या, तो अल्टरनेटिव सी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आठवां क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज लिक्विड सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स। तो जो तरल पदार्थ ग्रंथियों से मुक्त होता है उसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है, पैराग्राफ 2 में वो मिलेगा। तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन, ठीक है। सिक्रेशन मतलब स्त्राव, जो भी आपके ग्रंथियों से निकलता है उसको बोलते हैं हम स्त्राव, है ना, सिक्रेशन, सिक्रेट करते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज पर्टिकुलर। पैरा नंबर 7 से आपको ये वर्ड का जो है मीनिंग आपको निकालना है। गद्यांश से जो है आपको सीधा सीधा क्या पूछा है कि जिसका मतलब होता है विशेष, पर्टिकुलर मतलब बोल सकते हैं विशेष, और स्पेसिफिक मतलब भी होता है कि विशेष। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और पैरा नंबर 7 में इसका आंसर आपको मिलेगा। ये बोल रहा है कि पैरा नंबर 7 देखिए। अब आ जाइए सेकंड नंबर पैसेज पे। इस पैसेज में जो है वो मन्ना एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में बताया गया है। पूरा का पूरा इसमें समझाया गया है कि उनकी जीवनी में मतलब उनके साथ साथ क्या क्या हुआ था, वो कैसे बड़ी हुई थी, फिर उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या संघर्ष किए, ये इस पैसेज में पूरा बताया गया। तो इस क्वेश्चन पेपर को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, फिर इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं पहले लाइन की बात करूँ, फ्यू सजेस्टेड दैट दिस क्वाइट और parentless girl growing up in New York City would one day become the first lady of the United States. Even fewer thought she would become an author and lecturer and a woman much admired and loved by people throughout the world. इसमें सीधा सीधा अगर आप समझेंगे, देखिए समझना जरूरी होता है, तो इसमें आपको मैं पहले लाइन से समझा दूं तो फिर आप समझ जाएंगे कि जो वो मन्ना एलेनोर रूजवेल्ट हैं, ये 1884 में जो है ये इनकी जीवनी दी गई है, सारी की सारी समझाया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो बोला गया है इसमें बोल रहा है कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि न्यूयॉर्क शहर में पली बढ़ी यह शांत और बिना माँ बाप की लड़की, पेरेंटलेस, बिना माँ बाप की लड़की एक दिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनेगी, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर यहाँ पे लिखा है इवन फ्यूअर thought she would become an author and lecturer and a woman much admired and loved by people throughout the world. और बहुत कम लोगों ने सोचा था कि वह एक लेखिका, व्याख्याता और एक ऐसी महिला बनेगी जिसकी दुनिया भर के लोग प्रशंसा और प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब पहला पैसेज के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया। फिर उनका नाम लिया गया है उस लड़की का, वोम अन्ना एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन, अब इसके सॉल्यूशन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके हम सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं।
तो ये पैसेज आप देख लोगे, कोई इशू नहीं है। मैंने जैसे बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके 3 नंबर पॉइंट तक आप यहाँ तक आसानी से पूरा का पूरा पैसेज है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, इसको यहाँ पढ़ लें। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 के बाद में पॉइंट नंबर 5 तक का पैसेज यहाँ तक है। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। जैसे कि मैंने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ वाज एलेनोर रूजवेल्ट्स पर्सनैलिटी इज कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट सी बिकेम। तो एलेनोर रूजवेल्ट का व्यक्तित्व उसके विपरीत कैसे था, ये आपको बताना है। तो एलेनोर रूजवेल्ट was a quiet and parentless girl who grew up to be the first lady of the United States, an author and lecturer who was much admired and loved by people throughout the world। जो अभी मैंने आपको पहला पैराग्राफ बताया, उसी एक कॉन्ट्रास्ट में आपको रूजवेल्ट पर्सनैलिटी इन द कॉन्ट्रास्ट व्हाट सी बिकम, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर है, आपसे पूछा क्या गया है, What did she do for the first time for a first lady? तो उन्होंने आप पहली बार फर्स्ट लेडी के लिए क्या किया। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, शी वॉज ऑल्सो एन ऑथर एंड लेक्चरर हु वॉज मच एडमायर्ड एंड लव्ड बाई द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इसमें जो ये थी, मतलब फर्स्ट लेडी होने के नाते इन्होंने क्या किया इसके अलावा, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि ये प्रथम महिला होने के अलावा भी ये एक लेखिका, व्याख्याता रही, जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई और प्यार की गई पूरे विश्व भर में। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, थर्ड में अपार्ट फ्रॉम बिगिनिंग द फर्स्ट लेडी व्हाट एल्स डिड सी हैव टू हर क्रेडिट। तो सी वाज एन ऑथर, लेक्चरर एंड ए वुमेन मच एडमायर्ड बाय पीपल। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट लेडी व्हाट एल्स डिड सी हैव टू हर क्रेडिट। यानी कि वो फर्स्ट लेडी तो थी ही, उसके प्रथम महिला होने के अलावा जो है उसके पास अपना जो क्रेडिट था, हैव हर क्रेडिट मतलब उसका जो श्रेय था वो क्या था, तो वो क्या थी, एक ऑथर थी, लेक्चरर थी, और जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया। ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डिड सी फेस इन हर पर्सनल लाइफ बट रिमेन्ड अनफेज्ड। तो उसने अपने निजी जिंदगी में किन किन चुनौतियों का सामना किया और फिर भी लेकिन वो बेफिक्र रही, अनफेज्ड। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे पॉइंट जो है पैसेज में बिल्कुल सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ डिड सी मोटिवेट सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने सैनिकों को कैसे मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विजिटेड अमेरिकन सोल्जर्स इन कैंपस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ कैंपस थे अमेरिकन सोल्जर्स के, उन सभी के पास जा जाकर उनसे मिली और उनको मोटिवेट किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे व्हाट साइड ऑफ हर पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज। तो इस पैसेज में उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष जो है रिफ्लेक्टेड किया गया है, दिखाया गया है। तो सी हैड ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड हेल्प हर नेशन इन टाइम ऑफ नीड। उसका एक मजबूत चरित्र इसमें दिखाया गया है और उसने जब भी समय आया तो उसने देश की या अपने राष्ट्र की जो है मदद की। उसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट होता है राइटिंग का। तो राइटिंग सेक्शन में यू आर मोनिका शर्मा, आप मोनिका शर्मा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालघाट के। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यू हैव टू सबमिट इट विद योर एडमिशन फॉर्म एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, आपको एडमिशन फॉर्म के साथ में इसको सबमिट करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, इसलिए आपको जो है प्रिंसिपल को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिखना है। आपका नाम आपको मेंशन करना है, आपका स्कूल का नाम ये मेंशन करना है, बालघाट में आपका स्कूल पड़ेगा। तो टू द प्रिंसिपल, और फिर वही
आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालघाट जो एड्रेस दिया है, जो भी एड्रेस दिया जाता है वही लिखना है आपको। फिर सब्जेक्ट आपको जरूर मेंशन करना है रिगार्डिंग इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद में रिस्पेक्टेड सर करके आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माई 10th एग्जामिनेशन इन 2022। अभी अभी जो है इसने अपना एग्ज़ाम दिया है 2022 में और 10th क्लास को पास किया है फ्रॉम योर स्कूल एज ए रेगुलर स्टूडेंट, नियमित छात्र के रूप में। आई एम, ये तो पूरा हो गया। आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव पास 10th एग्जामिनेशन इन 2022 फ्रॉम योर स्कूल एज ए रेगुलर स्टूडेंट। अब है आई एम अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के लिए जो है अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड फॉर दैट, और उसके लिए आई हैव टू सबमिट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म। उसके लिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र को भी एडमिशन फॉर्म के साथ में जमा कराना होगा। काइंडली इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिक। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा बोल दिया कि मुझे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इशू कर दें, मैं इसके लिए आभारी रहूँगी। अब फिर जो है थैंकिंग यू करके योर ओबिडेंटली करके जो है आप उसको कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका और पार्ट, यू आर अंबिका मोहित लाइब्रेरियन हाई स्कोप पब्लिक स्कूल हौज खास दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर राइट ए लेटर, अभी एप्लीकेशन नहीं लिखना है, अभी आपको लेटर लिखना है। बहुत सावधानी से समझना है कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, पहला लेटर नहीं था, पहला एप्लीकेशन था, तो आपने प्रिंसिपल को लिखा। अब जो है आपको लेटर लिखना है। लेटर में जो है आप अपना एड्रेस, उसके बाद में जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, अगर ऑफिशियल लेटर है तो। अगर अनऑफिशियल है, जैसे आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, तो केवल आपका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर राइट ए लेटर टू जिंदल पब्लिशर्स प्रताप विहार दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज और इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इको एनसाइक्लोपीडिया और फ्रिक्शन बुक्स एटसेट्रा फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। रिक्वेस्ट देम फॉर ए कैटलॉग डिस्काउंट ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवरी। ये सारी चीज़ें उसमें आपको पता करनी है। ठीक है, तो लेटर राइट आउट करना है आपको, और एड्रेस दिया हुआ है जिसको लेटर लिखना है जिंदल पब्लिशर्स को, और आपका एड्रेस जो ऊपर दे दिया है। तो पहले सबसे पहले आप अपना एड्रेस जब भी लेटर लिखते हैं तो आपका एड्रेस आएगा, फॉर्मल लेटर हो इनफॉर्मल लेटर हो, आपका एड्रेस हमेशा ऊपर आएगा। लेटर की बात कर रहा हूँ। एड्रेस जैसे लिख देंगे, फिर उसके बाद में डेट जरूर डाल देंगे। अगर ये पर्सनल लेटर है, जैसे चाचा ताऊ माता पिता फ्रेंड वगैरह को लिखा गया, तो उसमें नीचे कोई एड्रेस नहीं आएगा, केवल यहीं आपका ऊपर वाला आपका ही एड्रेस आएगा जो लेटर लिख रहा है, उसके अलावा कोई एड्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, यानी कि किसी संस्था को लिखते हैं, किसी अखबार को लिखते हैं, किसी म्यूनसिपलिटी को लिखते हैं, किसी पब्लिकेशन को लिखते हैं, जैसे अभी पब्लिकेशन को लिख रहे हैं, उसके अलावा किसी भी आप संस्था को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, वाटर डिपार्टमेंट को, कोई भी जो आपके जानकार नहीं है, उनको अगर आप पत्र लिखते हैं तो आपका एड्रेस तो आएगा ही आएगा ऊपर, उसके बाद में उसका भी एड्रेस जो है आपको उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा छोटा सा। तो हम जिसको लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पे लिख रहे हैं द मैनेजर जिंदल पब्लिशर्स को। ठीक है, और ये कहाँ पर है, प्रताप विहार में दिल्ली में, तो ये भी एड्रेस डाल देंगे। और डेट हमने पहले ही डाल दिया है ऊपर, तो ये हमारा डेट ऊपर ही रहेगा। सब्जेक्ट हम डाल देंगे ऑर्डर फॉर सम बुक्स, बस इतना ही है। उसके बाद हम बुक की डिटेल जो है नीचे डालेंगे। तो ऑर्डर फ्रॉम फॉर सम बुक्स जो है यहाँ पर देखिए, डियर सर वी वांट टू परचेज द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। तो हमने उसको बताया कि सर हम जो है अपने इस पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अब इसमें हमने बता दिया जो जो इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया था कि हमें चाहिए इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज और इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया, उसके अलावा फिक्शन बुक्स। तो यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इंग्लिश टू हिंदी है, 10 कॉपीज़ मंगा लिया हमने, सपोज करो आप 5 कॉपीज़ 10 कॉपीज़ 50 कॉपीज़ जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया जो है इसके भी आप 10 कॉपीज़ मंगा रहे हैं। और शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज़ बाई किसी के बारे में भी आप चाहें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं शॉर्ट फिक्शन स्टोरी बुक्स 10 कॉपीज़। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद जो है आप अब बताएंगे जो उस क्वेश्चन पेपर में बोला गया, इसमें क्या पूछा गया आपसे, आपको बताना है कि रिक्वेस्ट फॉर देम फॉर कैटलॉग डिस्काउंट ऑफर और मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवरी, ये सब की चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो प्लीज़ लेट अस नो व्हेन यू विल एबल टू सप्लाई द बुक्स, द नॉर्मल डिस्काउंट ऑफर टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड
mode of payment. Also please send us the catalog of books available with you so that we can place more orders accordingly. कैटलॉग देख करके और भी हम ऑर्डर कर दें। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, क्या हमें आप बताएंगे कि पुस्तकों की जो है सप्लाई आप कब कर पाएंगे और शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाली सामान्य छूट कितनी होगी, भुगतान का तरीका क्या होगा, और आपके पास जो उपलब्ध पुस्तकों की सूची है उसको भी हमें भेजें ताकि हम उसको देख करके अपना ऑर्डर दे सकें। थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली, और जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नाम देखिए, मोनिका लिखा है तो मोनिका लिखना है, तो मोनिका का नाम आपको लिख देना है नीचे। अगर और नाम लिखा होता तो आप मोनिका है मोनिका लिखेंगे, अगर और कोई नाम दिया होता तो आप और कोई नाम यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे मोनिका की जगह अंबिका लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट लेटर की तरफ, पैराग्राफ की तरफ। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक। तो यहाँ पर जो है क्लीनिनेस है, माई फेवरेट टीचर है, और ए हाउस ऑन फायर है। तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिख देना है। सबसे पहला जो है क्लीनिनेस के ऊपर। क्लीननेस में आपको जो पैराग्राफ लिखना है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है माय फेवरेट टीचर उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल में जो भी आपका फेवरेट टीचर हो, या ए हाउस ऑन फायर उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। हमने क्लीनिनेस भी लिखा है, माय फेवरेट टीचर भी बताया है, और ए हाउस ऑन फायर भी बताया। क्लीननेस के ऊपर है, क्लीननेस इज ए बून एंड इफ वी प्रैक्टिस क्लीननेस ग्रेटर थिंग्स आर कमिंग आवर वे। तो स्वच्छता एक वरदान है, और अगर हम स्वच्छता का अभ्यास करते हैं तो बड़ी चीजें हमारे रास्ते में आएंगी, है ना। और क्लीननेस इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग आवर सेल्फ एंड हिज होम क्लीन, हिज हर होम क्लीन। मतलब साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि खुद को और अपने घर को ही साफ रखें, बल्कि इट इज ऑल्सो अबाउट द कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी साफ रखना क्लीननेस है। इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने पैसेज लिखा है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी हिंदी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद में जो दूसरा आपको पॉइंट दिया गया है इसमें माय फेवरेट टीचर के ऊपर, तो इसमें आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ, आपके ऊपर है कि आप यही लिखेंगे या फिर दूसरा लिखेंगे। तो अपने पसंदीदा शिक्षक जो हैं, आपके फेवरेट टीचर है, उसके ऊपर जो है आप लिख सकते हैं। तो समवन राइट असली टोल्ड दैट टीचर्स आर द वंस हु प्लांट द सीड्स ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। तो किसी ने सच ही कहा है कि शिक्षक वही होते हैं जो मौलिक ज्ञान के बीज बोते हैं, एंड स्प्रिंकल देम विद प्रोफाउंड लव एंड पेशेंटली न्यूट्रिएट देयर ग्रोथ टू प्रोड्यूस टुमारोज ड्रीम। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज लिखा है। आप इसमें से कुछ लाइनें आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है इनमें से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में इन पैसेज को लिखना है, अपने तरीके से लिखना है, अपने हिसाब से इसको याद करिए, और एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। तो ये पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है आपका थर्ड जो पॉइंट दिया था, हाउस ऑन फायर, उसके ऊपर भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो हैविंग ए प्लेस टू कॉल होम इज ए ब्लेसिंग, मतलब घर होना एक आशीर्वाद के समान है, ये इसमें बताया गया है। बाकी आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहें। तो ये पैसेज भी मैंने लिखा है, आप इन पैसेज को भी एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं, जैसा हमने लिखा है ऐसा, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इशू इसका कुछ भी नहीं है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में, यू आर अमृत हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। आप हेड बॉय हैं अपने स्कूल के, आपका नाम अमृत है, और आपके स्कूल का नाम है विद्या मंदिर स्कूल नाहन, और योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग द मानसून ब्रेक। मानसून ब्रेक के दौरान आपका स्कूल जो है एक छोटा सा टूर मुंबई और गोवा के लिए आयोजित कर रहा है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो आपको क्या करना है, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए जो है एक नोटिस प्रिपेयर करना है, और इसमें जो है गिविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग देम फॉर ज्वाइनिंग इट। और इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या क्या होने वाला है,
और फिर जो है आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, जो जो इच्छुक छात्र होंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक नोटिस देना है। तो शायद डायरेक्ट लिखेंगे आप विद्या मंदिर स्कूल नाहान, जो भी आपको यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया जाता है वो आपको स्कूल मेंशन करना है। नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल को या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के जिस स्कूल का नाम जानते हैं या जो भी मन में आता है, कोई भी स्कूल बना सकते हैं अपने मन से, वो स्कूल का नाम और फिर नोटिस लिखेंगे और डेट जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद में आपको जो बोला गया है कि आप किस लिए ये नोटिस है, तो वो नोटिस जो है आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा नोटिस है, आई हैव ए रियली गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। मेरे पास आप सभी के लिए, माई फेलोज स्कूलमेट्स, मेरे प्यारे सहपाठियों, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, है ना। तो मेरे पास सभी के लिए, मेरे सहपाठियों के लिए मतलब बहुत अच्छी खबर है। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग मानसून ब्रेक। हमारा स्कूल इस मानसून ब्रेक के दौरान मुंबई और गोवा के दौरे का आयोजन या टूर का आयोजन कर रहा है। दोज हु वांट टू बी इंक्लूडेड इन दिस टूर जस्ट गिव योर नेम्स। जो भी इस दौर में या इस टूर में शामिल होना चाहते हैं वो अपने नाम, मनी एंड अलोंग विद योर पेरेंट्स एंड गार्जियंस सिग्नेचर टू द प्रिंसिपल बिफोर द नेक्स्ट वीकेंड। तो जो भी इस टूर को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है ना, दोज हु वांट टू इंक्लूड इन दिस टूर, जो भी इस टूर पे जाना चाहते हैं वो अपना नाम, पैसे और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ में जो दस्तावेज है प्रिंसिपल को नेक्स्ट वीकेंड से पहले जमा करा दे। रिस्पेक्टिवली टू ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड एंड यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनी वन ऑफ देम वेदर द गोवा और मुंबई एज पर योर चॉइस। हमने दो ग्रुप जो हैं यहाँ पे बनाए हैं, आप अपनी पसंद से अपने अनुसार उसमें से किसी एक को चुन सकने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आप गोवा चुने या फिर मुंबई। हेड बॉय अमृत, जो भी आपको नाम दिया गया है वो डाल देना। इसके और पार्ट में जो है, मोर एंड मोर पीपल आर यूज्ड टू कैरी मोबाइल फोन्स टू देयर वर्क प्लेसेस, ठीक है ना। However, the use of mobile phones can be dangerous at certain times and places. Write an article on the topic mobile phones manners. Take hints from the information that follows. तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है आपको, यानी कि इनकी हेल्प लेनी है और पूरा का पूरा एक छोटा सा पैराग्राफ जो है आपको इसमें बनाना है, ठीक है। तो हाउ एवर ए मोबाइल फोन, तो आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल जो है आपको छोटा सा एक मोबाइल फोन्स मैनर्स के ऊपर देना है। तो इस तरह से आपको देना है, देखिए आप कैसे है, मोबाइल फोन मैनर्स के ऊपर देना है। यहाँ पर जो मोबाइल फोन्स हैव ब्रोकन डिस्टेंस बैरियर वेयर कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड। तो मोबाइल फ़ोन ने क्या करा है, मोबाइल फ़ोन जहाँ संचार का संबंध है, मोबाइल फ़ोन ने जो है दूरी की बाधाओं को तोड़ दिया है। लाइक अदर गिफ्ट्स ऑफ साइंस द मोबाइल फ़ोन इज़ बीइंग मिसयूज्ड। जैसे विज्ञान के अन्य उपहार हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। Our one need to understand that a mobile phone is essentially an object of utility। और ये समझने की ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन जो है उपयोगिता के लिए एक आवश्यक वस्तु है, ठीक है। फिर आगे और कर सकते हैं, और ए नेसेसिटी, की एक ज़रूरत है। इसके बाद में, बट यूजिंग द मोबाइल फ़ोन एट द वर्क प्लेस विल कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन कार्यस्थल पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से ध्यान भटकता है। इस तरह से जो है मोबाइल फ़ोन्स के बारे में आप लिखेंगे, जो मैंने आपको पैसेज समझाया, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो आर्टिकल लिखेंगे आप इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मोबाइल फ़ोन्स हैव ब्रोकन, तो इससे पहले भी आप चाहें तो डेट मेंशन कर सकते हैं, प्लेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए दिल्ली कनॉट प्लेस 9 नवंबर, ऐसे भी डाल सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे दिल्ली 9 नवंबर कैनॉट प्लेस और फिर कॉमा और फिर लिख देंगे मोबाइल फ़ोन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आर्टिकल्स 2-3 तरीके से लिखे जाते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो है इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन सी आ चुका है, ग्रामर सेक्शन।
चूज द प्रॉपर नॉन फाइनाइट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ से आपको नॉन फाइनाइट्स चूज करने हैं और कंप्लीट करना है सारे सेंटेंसेस को। ग्रामर सेक्शन है, और ग्रामर सेक्शन तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा गलतियों के चांसेस होते हैं, लेकिन अपने को क्या है कि सीखने से मतलब है या समझने से मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन हम हैं जो बनाएंगे वो सही होने चाहिए। बस एग्ज़ाम में हमारे गलतियों को जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है। तो डैश स्मोक कॉजेज कैंसर, तो यहाँ पे सीधा सीधा है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके बाद में ही प्रोमिस डैश हेल्प मी, तो हेल्प की जगह है टू हेल्प मी, ठीक है ना, ही प्रोमिस टू हेल्प मी, तो यहाँ पे सिंपल है आपका वर्ड, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 7th क्वेश्चन है डैश ही अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर सेंटेंस कनेक्टर यूज करने हैं। तो ही पास्ड बीनीथ हर, ही हियर द स्विश ऑफ हर विंग्स, तो एज ही पास्ड बीनीथ हर, ठीक है ना, तो आप एज ही पास्ट मतलब जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, ठीक है। ही हियर द स्विश ऑफ हर विंग्स, उसके पंखों का जो है उसने आवाज या जो बुदबुदाहट है वो सुना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे इट वाज ए ग्रेट फीलिंग डैश आई लर्न टू यूज इट, तो इट वाज ए ग्रेट फीलिंग व्हेन आई लर्न टू यूज इट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आएगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं सेंटेंस को हमें कंप्लीट और सही तरीके से यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स आपको डालने हैं। यहाँ पे मॉडल्स के ऑप्शंस दिए हैं कैन वुड मस्ट में, इनमें से कोई भी आपको यूज़ करना है जो सुटेबल हो। तो पहला जो है यू कैरी माई बैग टू माई होम, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट में देखिए जब आप कभी भी पहला पढ़ के ही आंसर ना ढूंढे, पहले आप चारों को पढ़ें उसके बाद समझे कि कौन सा कहाँ फिलिंग आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हु टॉलरेट सच ए इंसल्ट, उसके बाद में डैश प्रोस्पर इन लाइफ, और उसके बाद में यू डैश हरी यू आर लेट, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से इसके सॉल्यूशंस में अब भरने हैं, आपको समझ करके कि आपने चारों पढ़ लिए, चारों में क्या आना चाहिए। तो पहले में हमारा सीधा आ जाएगा वुड यू कैरी माई बैग टू माई होम, दूसरे में आ जाएगा हु कैन टॉलरेट सच ए इंसल्ट, तीसरे में आ जाएगा मे प्रॉस्पर इन लाइफ, और चौथा हो जाएगा यू मस्ट हरी यू आर लेट। तो इस तरह से जो है आप सॉल्यूशन को करेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको जब कभी भी पहला वर्ड या पहला सेंटेंस पढ़ के ही कभी भी आंसर्स कैरी ना करें। आंसर्स कैरी जब ग्रामेटिकली करना है, आपको मॉडल्स करने हैं, तो वहाँ पे जितने भी ब्लैंकअप्स दिए गए हैं पहले उनको पढ़िए, ताकि आपको ये जज करने में आसानी हो कि कहाँ पर कौन से ब्लैंक में कौन सा फिलअप्स सूट करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है डू एज डायरेक्टेड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर है वेयर कैन आई गो चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो के आई कैन गो नो वेयर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन बिलो, तो यहाँ पे श्रुति ऑलवेज डैश लाउड म्यूजिक, तो श्रुति ऑलवेज प्लेज लाउड म्यूजिक, श्रुति हमेशा तेज म्यूजिक जो है बजाती है, प्लेज तो बजाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, डू दे लिव हेयर आस्क मनोहर चेंज द नरेशन। जब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा मनोहर आस्क्ड मी इफ दे लिव देयर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डू दे लिव देयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दे लिव देयर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब इसमें चेंज करना है वॉइस को, आपको ये सारी क्लासेस में बताई गई हैं, मैं आंसर्स बता रहा हूँ आपको। यू आर डिस्टर्ब्ड बाई लिसनिंग टू हार्ड रॉक म्यूजिक, तो यहाँ पर चेंज करना है वॉइस को, तो वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे डज लिसनिंग टू हार्ड रॉक म्यूजिक डिस्टर्ब यू, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर इज ए वर्ड मिसिंग इन ईच लाइन सेंटेंस, राइट द मिसिंग वर्ड अलोंग विद वन दैट कम बिफोर एंड द वन दैट कम्स आफ्टर इट, तो यहाँ पर जो है सचिन तेंदुलकर इज बेस्ट, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, ठीक है,
तो ये आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रिकेटर इंडिया ही हैज़ प्लेड फॉर, तो क्रिकेटर इन इंडिया ही हैज़ प्लेड फॉर, अब ये पूरा का पूरा लाइन जो है इस तरह से बनाया गया है, तो ABCD आपको इसमें देना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दे दिए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आ जाएगा फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, यहाँ पर जो ईयर्स फॉर द कंट्री, और यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 2 गेम्स आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गेम्स, और यहाँ पर जो आ जाएगा ही फेमस फॉर हिज बैटिंग, तो ही इज़ फेमस फॉर बैटिंग। तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही वर्ड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, इनको इसी तरह से आपको लिखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में लिटरेचर सेक्शन है। इस लिटरेचर सेक्शन में आपको रीड करना है पैसेज को केयरफुली, ये वाला पैसेज पढ़ना है, और उसके बाद में जो है आपके बुक से ये क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद में फिर आपको इसके आंसर्स देने हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड, तो यहाँ पर जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट्स, ठीक है ना, यही थी उनकी पॉलिसी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये आपको पता ना अपार्थाइड्स क्या होता है, नस्ल भेद जिसको बोलते हैं ना, वो वाला पॉलिसी क्या थी नस्ल भेद की, तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट्स। उसके बाद में इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, व्हाट हार्म वाज कॉज्ड बाय दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी से क्या नुकसान थे, द पॉलिसी लेफ्ट ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, मतलब इसने बहुत ही लंबे और गहरे निशान छोड़े थे। और डिड इट हैव एनी गुड रिजल्ट, यस, इसके गुड रिजल्ट भी है। जब आप ये नेल्सन मंडेला वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझाया होगा चैप्टर के थ्रू, तो यस इट हैज़ गुड रिजल्ट लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी। अब इसके बाद में पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग का होता है प्रोफाउंड, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें स्टैंजा दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पोएम आपको पता ही है, द बाल पोएम है, और द पोएट जो है वो जॉन बैरीमैन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हु इज़ ही इन द स्टैंजा, तो इसमें स्टैंजा में ही कौन है, ही जो है वो बॉय है। इसके बाद में वाई इज़ द मनी कॉल्ड एटर्नल, तो इट कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एटर्नल। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, डिड वांडा हैव ए 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक सी सेड सी हैड, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वांडा के पास तो सच में तो ड्रेसेस नहीं थी क्योंकि वो पुअर गर्ल थी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, वांडा पेटर्नोस्की वॉज ए पुअर गर्ल, सी डिड नॉट हैव ए 100 ड्रेसेस, वो अपने ख्वाबों में जो है 100 ड्रेसेस बनाती। सी न्यू दैट अदर गर्ल्स वर मेकिंग फन ऑफ हर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेसेस, इन ऑर्डर टू काउंटर their taunts and insulting remarks, she often told them that she had 100 dresses in her closet, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और ऑप्शन में यहाँ पे पूछा गया है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प, तो पोस्ट मास्टर ने जो हेल्प किया था उसके लिए लेंचो ने कैसे रिएक्ट किया था, तो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉइज वर द वंस हु हेल्प द लेंचो बाय गिविंग हिम मनी, पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने ही मतलब मिल करके, आपने लेसन तो पढ़ा ही है। बट लेंचो थिंक दैट इट वॉज सेंड बाय द गॉड हिमसेल्फ, एंड वैन लेंचो काउंटेड द मनी देयर वॉज ओनली 17 पेसोस देन 100 पेसोस, जब उसने पैसे गिने तो उसको 70 पेसोस मिले, लेकिन उसने मांगे कितने थे 100। So he was sure that God will not make mistake, nor he would deny him the money, और उसको श्योरिटी थी कि भाई भगवान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती और ना ही वो मना करेंगे मनी के लिए। सो लेंचो थिंक्स दैट 30 pesos वर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, और इसीलिए उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 30 pesos को ले लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम एज बंच ऑफ क्रुक्स, इसीलिए जो है
उनको क्या है, धोखेबाजों का गुच्छा बोलता है या फिर एक साथी बोलता है उनको। अब अगला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक का आपको एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से देंगे। एने फ्रैंक इज ए लवली क्यूरियस गर्ल, curious girl of 13 at the beginning of the play. She remains optimistic throughout the month they are in hiding and always make। जब भी ऑप्टिमिस्टिक थी वो, जब जिन जिन महीनों में वो छुपी हुई थी, आपको पता ही है कि ये कहानी उसकी है, जब वो छुपे रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऑलवेज मेक्स द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन सी इज इन, और उसका चुनाव जो है सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होता था। एज हर डायरी रिवील्स, जो उसकी डायरी के द्वारा पता चलेगा, सी इज वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड क्रिएटिव एंड हैज़ ए विविड इमेजिनेशंस। ठीक है, तो उसकी डायरी से ये सारी चीज़ें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव थी, उसके विविड जो है इमेजिनेशंस थे, ठीक है, और वो इंट्रोस्पेक्टिव थी। उसके बाद में आते हैं इसके और पार्ट पे। और पार्ट में, हाउ डिड द मदर मेक द यंग सेगुल कम आउट ऑफ हिज फियर and teach him the art of flying? The young seagull parents encouraged him to fly, but he could not do it. Finally, his mother used a trick. She flew towards him with a piece of fish in her beak. वो अपनी चोंच में एक छोटा सा फिश जो है लेकर के उसकी तरफ उड़ी। द यंग सेगुल डाइव्ड एट द फिश ड्यू टू हंगर, और भूख की वजह से क्या हुआ, उसने उस फिश की तरफ छलांग लगा दी। विद इन ए फ्यू मोमेंट्स ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उतने ही देर में उसने देखा कि उसके जो पंख है वो फैलने लग गए, बाहर की तरफ जो है निकल आए। दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? तो अकॉर्डिंग द पोएट, द बॉय इज लर्निंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी from the loss of the ball. By losing the ball, the boy has also lost all the childhood memories associated with the ball. इसके बाद में और पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। How does Frost say his mood has changed? तो फ्रोस्ट ने कैसे कहा कि उसका मूड जो है वो चेंज हो गया है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, while walking by a homeless tree, a crow on the tree shook down some particles of snow on the poet's, and this changed his mood. He was having a bad day and was in a sad mood. वो दिन जो है उसके लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन जैसे ही वो होमलेक ट्री के पास से जब वो जा रहा था, पास कर रहा था, तो उसके ऊपर जो हुए कौवे ने क्या करा, उस पेड़ को हिला दिया। उस पेड़ को हिलाने से जो है उसका मूड जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया। और चेंज हिज मूड, ही वॉज हैविंग बैड डे एंड वॉज इन ए सैड मूड, और उसका जो दिन था उस दिन वो खराब था और उसका मूड भी खराब था। द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज हिज मूड एंड मेड हिम फील मोर अपलिफ्टेड, और जैसे ही स्नो जो बर्फ़ है उसके ऊपर गिरी तो उसका मूड जो है पूरा का पूरा बदल गया और वो जो है अच्छा महसूस करने लगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है इसको समझिए। हाउ डिड यंग लेडी ट्रिक हेरेंस हॉरेस डैनबी? तो ये आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी, हॉरेस डैनबी को कैसे इसने बेवकूफ़ बनाया, तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। एवरी वन थॉट द हॉरेस डैनबी वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बट इट वॉज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ही वॉज एक्चुअली ए थीफ। हॉरेस डैनबी को सब लोग जानते थे कि वो अच्छा नागरिक है, गुड नागरिक है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। एक्चुअली में तो वो चोर था, लेकिन उसकी जो चोरी थी वो अपने आराम ऐश के लिए नहीं थी, वो कुछ अपने स्पेशल मकसद के वजह से जो है चोरियां करता था। ये तो आपको पता ही है, बुक से आपने पढ़ा है। वंस ही प्लान टू रोब द हाउस एट सोटवर गैरेज फॉर सेफ, द सेफ कंटेन्ड 15,000 पाउंड्स एंड ए वर्थ ऑफ ज्वेल्स। तो जब उसने रॉब करने की सोची एक सेफ को, जो सोट ओवर गैरेज में था,
तो उस सेफ के अंदर कुछ ज्वेलरीज थी और उसमें जो है 15,000 क्या थे, रुपए भी थे। कोई बात नहीं, रुपए तो थे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर तो ट्रिक अब आएगा। द सेफ कंटेन 15,000 pounds एंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू रोब द सेफ, बट एज सून एज ही स्निच सडनली ए लेडी कॉल्ड हिम। और जैसे ही उसने, मतलब वो तो बिल्कुल वो जो है उस पूरे वह तिजोरी को पूरा लगभग मतलब लूटने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसे छींक आई, अचानक एक महिला ने उसको फोन किया। ठीक है, लेडी सॉरी फोन किया है मतलब उसको पुकारा, कॉल्ड हिम। द लेडी प्रोजेक्टेड हर सेल्फ एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। और लेडी जो महिला ने खुद को जो है घर का मालकिन बताया। द लेडी ट्रीटेड हिम ऑफ पुलिस। हॉरेस वाज फियर्ड दैट ही माइट गो टू द जेल। और जो महिला ने उसको धमका दिया कि वो उसको पुलिस में, पुलिस के हवाले कर देगी, या फिर पुलिस के लिए उसको धमकाया, और उसको डर था कि वो जेल जा सकता है। दैट फियर इन हिज माइंड, यहाँ पे फेयर लिख दिया, फियर लिख लेना, दैट फियर FEAR आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। दैट फियर इन हिज माइंड मेड हिम गो रॉन्ग। और उसके अंदर का यही डर जो है उसको गलती के लिए जो है मजबूर कर देता है। अब आगे देखिए। एज द लेडी ट्रिक हिम एंड आस्क हिम टू गिव हर द ज्वेल्स, एज सी हैड फॉरगॉटन द सीक्रेट नंबर ऑफ द सेफ। और लेडीज ने जो है उससे बोला कि वो उसको ज्वेलरी उसमें से निकाल के दे दे, क्योंकि वो उस सीक्रेट जो नंबर होते हैं उस तिजोरी के वो भूल गई है। एंड टेलिंग हिम दैट हर हस्बैंड वुड नॉट रिटर्न बिफोर ए मंथ। उसने ये भी कहा कि वो तो जो नंबर है वो भूल गई है और उसका पति जो है कम से कम 1 महीने तक यहाँ नहीं आएगा। हॉरेंस वाज कन्विंस्ड बाय हर फॉल्स स्टोरी। और हॉरेस डेनवी जो था उसकी ये झूठी कहानी सुन करके बिल्कुल मतलब उस पर भरोसा कर गया। एंड ओपन द सेफ। और भरोसा करने के बाद में उसने सेफ को ओपन कर दिया विदाउट ग्लव्स। और उसने जो है ग्लव्स भी यूज़ नहीं किए, सबसे बड़ी यही मिस्टेक थी, जबकि वो ग्लव्स यूज़ करता था। एज रिजल्ट हिज फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट देयर। और इसी वजह से जो है उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ रह गए। एज ए रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स पुलिस अरेस्टेड हिम। और उसी बिना पर जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे उसकी वजह से जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो यही महिला ने जो है यहाँ पर ट्रिक किया था उसके साथ में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का जो है आपको छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक जो है पेश करना है। तो देखिए, ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग। आपको पता ही है ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था, यह है। द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी इज हिज ग्रिड फॉर फूड। और उसके जो एक ही मिस्टेक थी, एक ही दोष था कि वो भोजन का बहुत लालची था। ओवर फीडिंग ऑफ स्वीट्स केक्स एंड चॉकलेट्स मेक ट्रिकी ह्यूजली फैट। और जो है मिठाइयाँ और केक और चॉकलेट को बहुत अधिक खाने की वजह से ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है। ही बिकेम्स रेमी एंड लिस्टलेस। और जो है ये सुस्त और बिल्कुल मदहोश सा हो जाता है, मतलब उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो जैसे कुत्ते जैसा है कुछ। इसके बाद में हिज टंग लॉज फ्रॉम हिज जॉज। और उसका जो जीभ है वो उसके जबड़े से बाहर लटका हुआ दिखाई देता है। द डॉक्टर एडवाइज मिसेस पम्फेरी टू कीप ट्रिकी ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड गिव हिम पैलेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर ने मिसेस पम्फेरी को जो है सलाह दी कि वो ट्रिकी को बहुत ही सख्त आहार दे और उसे भरपूर व्यायाम कराए। ट्रिकी बिकम्स ए विक्टिम ऑफ ओवर इन ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर फीडिंग। जो है टिकी को बहुत ज़्यादा मतलब इस किसका शिकार हो जाता है, अत्यधिक खाने का और ओवर फीडिंग का शिकार हो जाता है। डॉक्टर हैरियट इंस्ट्रक्शंस आर इग्नोर्ड। और डॉक्टर हैरियट ने जो मिसेस पम्फेरी को जो एडवाइस दी थी कि इसको एक्सरसाइज कराए और स्ट्रिक्ट डाइट रखे, तो उसको जो है पूरा का पूरा इग्नोर कर देती है। इसी वजह से ये होता है। और टिकी लूजेस एपिटाइट एंड स्टार्ट्स वॉमिटिंग। और जो है टिकी क्या करता है, उसको टिकी की जो है भूख जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे उसको जो है उल्टी होने लगती है। डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फेरी दैट टिकी बी हॉस्पिटलाइज अंडर हिज ऑब्जर्वेशन फॉर ए
फोर्थ नाइट। तो डॉक्टर हैरियट जो है श्रीमती पम्फेरी को सुझाव देते हैं कि ट्रिकी को एक खास मतलब देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके बाद पम्फेरी दैट डॉक्टर ट्रिकीज रिकवरी इज अमेजिंगली रैपिड। और जो ट्रिकी की रिकवरी थी वो आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ही इज़ नॉट गिवन फूड बट पेलेंटी ऑफ वाटर। और उसे जो है खाना नहीं बल्कि भरपूर पानी दिया जाता था। आफ्टर ए फ्यू डेज ट्रिकी स्टार्ट्स टेकिंग एन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और कुछ ही दिनों में ट्रिकी को अपने जो उसके सराउंडिंग में जो मतलब परिवेश बोल सकते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं, चारों ओर बोल सकते हैं, आसपास के वातावरण में जो है उसको रुचि आने लगा। ही इज़ ट्रांसफॉर्ड इनटू ए फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल डॉग। और वह एक लचीला और एक कठोर मांसपेशियों वाले कुत्ते में बदल जाता है। टिकी shows his love for his mistress by jumping in onto her lap when she came to collect him। और जब टिकी की जो मालकिन है उसको लेने आती है तो ट्रिकी उसकी गोद में कूदकर मालकिन को अपना प्यार जो है दिखाता है। तो इस तरह से आप जो है सॉल्यूशन को कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें हाउ डिड ऑसोबेल गेट रिड ऑफ मैक्स। तो ऑसोबेल वॉज ए सीक्रेट एजेंट हु हैंडल मैक्स क्लेवरली। तो यहाँ पर जो ऑसोबेल थी वो एक क्या थी, गुप्त एजेंट। ऑसोबेल क्या था, एक गुप्त एजेंट जिसने मैक्स को बड़ी चतुराई से संभाला था। ही टोल्ड मैक्स दैट ही वुड कंप्लेन टू द होटल अथॉरिटीज। उसने मैक्स को बोला कि उस वह जो है होटल अधिकारियों से शिकायत कर देगा। देयर वॉज ए नॉक एंड ही सेड इट इज़ द पुलिस। और जैसे ही इसने ये बात बोली तो वहाँ पे एक दस्तक हुई और उसने कहा कि पुलिस बाहर आ गई है। मैक्स आस्क्ड ऑसोबेल टू सेंड द पुलिस बैक। और मैक्स ने जो है ऑसोबेल को पुलिस को वापस भेजने के लिए कहा। इन द मीन टाइम मैक्स वुड गो एंड वेट ऑन द बालकोनी। और इसी बीच में मैक्स जाकर बालकनी में जाकर इंतजार करने लगा। एंड दिस इज हाउ ऑसोबेल गोट रिड ऑफ मैक्स। और इसी तरह से जो है इसी समझदारी से ऑसोबेल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया। बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया उसको। इसका और जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें और पार्ट में क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब ग्रिफिन्स एक्टिविटीज़ इन द विलेज ऑफ इपिंग। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इपिंग गांव में ग्रिफिन की क्या क्या गतिविधि हुई थी उनको वर्णन करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो है ग्रिफिन केम टू लिव इन ए विलेज एपिंग। वन डे ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी। जो ग्रिफिन है वो एपिंग गांव में रहने के लिए आया था और एक दिन उसके पास पैसे की कमी हो गई। ही हैड टू पे रेंट टू द इनकीपर। और उसको जो है किराए जो भी जिस जगह पर रहता था, इनकीपर मतलब जो सराया है, सराया बोलते हैं या रहने वाली जगह है, उसका जो है उसको उसके मालिक को किराया देना पड़ता था। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल। उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया। ये सारी उसकी एक्टिविटीज बता रहे हैं हम। ही एंटर्ड द कल गैमन्स हाउस। और जो है जब वो अपने आप को अदृश्य बना लेता है तो वो पादरी के घर में घुस जाता है। ही टुक मनी फ्रॉम द डेस्क। और जो है वो डेस्क से पैसे ले लेता है। व्हेन ही वाज टेकिंग अवे द मनी। और जब वो पैसे लेता है मतलब पैसा जैसे ही वो पैसा लेके जा रहा है, द कलगेमेन एंड हिज वाइफ हियर द साउंड। तो पादरी और उसकी वाइफ ने जो है उनकी आवाज़ सुनी। दे केम डाउन स्टेयर्स टू टुक इन टू द मैटर। और वो नीचे मामले को देखने के लिए आए। दे ओपन द डोर एंड लुकड इन टू द रूम। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर झांका। बट नो बॉडी वॉज देयर। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ग्रिफिन कैम बैक टू हिज रूम। और ग्रिफिन जो है अपने घर पे वापस आ गया एंड पेड द ड्यूज टू द लैंडलेडी। और उसने जो मालिकाना महिला जो थी उसको जो है जो बाकी किराया था उसको दे दिया। बट द नेबर्स सस्पेक्टेड गिफिन। मिस्टर हॉल कॉल्ड ए पुलिसमैन। लेकिन
जो नेबर्स थे, जो लेकिन जो पड़ोसी थे, उनको उनको क्या था, ग्रिफिन पे शक था। और मिसिस हॉल ने जो है पुलिसकर्मी को बुला लिया। ही ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन। उन्होंने ग्रिफिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, बट ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड एस्केप्ड अरेस्ट। लेकिन ग्रिफिन ने खुद को अदृश्य बना लिया और गिरफ्तारी से बच गया। तो इस तरह से था ये आपका सॉल्यूशन। और आपकी प्लेलिस्ट यहीं पे आ रही है, उसमें आप जो अपनी डेट शीट और अपने मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। बस आपको सिंपली करना क्या है कि बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जो भी आपको बताया गया है फॉलो करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। और आपके सारे सब्जेक्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं, 1 बाय 1 आपके सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए टेंशन फ्री रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अपलोड किए जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।